हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे इसमें अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ये दिया हुआ है कि जो तंजानिया है, अफ्रीका में पड़ेगा एक देश है। तो तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए एक प्रातः शीघ्र उठती है, यानी कहें कि वहां की महिला का नाम है माम्बा। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, यानी एक बच्ची है माम्बा, और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। और जो माम्बा के पिता हैं, वे कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें दिया है कि पीटर जो है न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। और उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पे पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का जो परिवार है वे जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। हर अलग अलग देशों में वहां के भौगोलिक दृश्यों को ये बता रहा है इस कहानी के माध्यम से। अब दे रहा है कि जो माम्बा हो गए और पीटर, ये विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में हमें बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियों और वहां के प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण देखने को हमें मिल रहा है। इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। देखिए, ये दिया है एक फैक्ट्स कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है ये भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, और शेष जो 70% भूमि है पर तो विरल जनसंख्या ही है। यानी कहें कि जनसंख्या का जो घनत्व है हमें अधिकांशतः कम क्षेत्रफल में ही देखने को मिल रहा है। यानी विश्व की पूरी 90% जनसंख्या जो हमारी पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है मात्र 30% भाग पे ही निवास करती है। यहाँ हम देखते हैं भूमि के बारे में। भूमि भूमि भी एक हमारा संसाधन है। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से जो भूमि है एक ये भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है इसका लगभग 30% भाग जो है भूमि है। और देखते हैं हम 70% भाग पे जल का विस्तार देखने को मिलता है। तो यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी जो 30% स्थल है इसका भी 30% भूभाग पे ही मात्र विश्व के 90% जनसंख्या निवास करती है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के कारण ही विश्व के हम विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, या इनकी भिन्नता के कारण हमें जनसंख्या का असमान वितरण देखने को मिलता है। यानी जहाँ पे जलवायु अनुकूल है तो वहां पे जनघनत्व अधिक देखने को मिलेगा। जहाँ पे जलवायु बहुत विषम है, बहुत गर्म है, बहुत आर्द्र जलवायु है, बहुत शुष्कता है, बहुत शीतल है, तो वहां पे जनसंख्या घनत्व हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इसी जलवायु की विविधता के कारण उबड़ खाबड़ स्थलाकृति जैसे हो गए, पर्वतों के तीव्र ढाल हो गए, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र हो गए और मरुस्थल क्षेत्र हो गए। एवं इसके साथ दिया है कि जो सघन वन क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल होते हैं और निर्जन होते हैं। क्यों? कि जो जो सघनतम वन क्षेत्र होता है वो अनुकूल नहीं होता, आर्द्रता बहुत अधिक होती है, वनस्पतियां बहुत अधिक होती है, जीव जंतु जानवर इतने विषैले होते हैं कि वो जो मानव के निवास के लिए काफी अनुकूल नहीं होता है वो। इसलिए आगे दे रहा है कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियां जो है ये कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान पूरे विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। आगे दिया है भूमि का उपयोग। भूमि उपयोग कैसे करते हैं? भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे ही हम क्या कहते हैं? भूमि उपयोग। यानी जितने भी भूमि का हम विभिन्न कामों के लिए उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं भूमि उपयोग। क्या आप मम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? जैसे हमें कहानी में पढ़ा है कि कोई कृषि कर रहा है, कोई भेड़ पालन कर रहा है। इस प्रकार की कृषि हमें देखने को मिली है दोनों उस भिन्न जलवायु क्षेत्रों में। आगे दे रहा है कि जो भूमि का उपयोग है वे भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
जैसे स्थलाकृति हो गया, मृदा हो गया, जलवायु हो गया, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक में देखें तो जैसे वहाँ की जनसंख्या हो गई, वहाँ की प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक कारक हैं। एक तरह से वहाँ की जो प्रौद्योगिकी है वो भी वहाँ जनसंख्या के और भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है, प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसमें। आगे दे रहा है कि जो स्वामित्व के आधार पर देखें तो भूमि को एक निजी भूमि के नाम से जाना जाता है, निजी भूमि के अंतर्गत रखते हैं। एक होता है सामुदायिक भूमि। इन दो भागों में बांटते हैं। निजी भूमि में क्या होता है? जो निजी भूमि होता है इसमें व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी एक व्यक्ति के स्वामित्व में उसका भूमि होता है। और जो सामुदायिक भूमि होता है इसमें क्या होता है? समुदाय में स्वामित्व होता है, यानी उस भूमि पे कहें कि कई लोगों का आधिपत्य होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट और औषधीय बूटियों को एकत्रित करना, ये सारी चीजें। तो इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, यानी साझा संपत्ति संसाधन यानी बहुत समूह का, बहुत लोगों का उस पे कहें कि आधिपत्य देखने को मिल रहा है इस वजह से। आगे है कि जो जनसंख्या है और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन जो भूमि की उपलब्धता है वो तो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने जो सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो अब जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि तो बढ़ेगा ना, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा। आज हम देखें तो जो भूमि उपयोग है वर्तमान समय में बहुत सारे इसमें भूमि उपयोग के प्रतिरूप हैं। उस प्रतिरूपों में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर भूस्खलन जैसी समस्या, मृदा अपरदन जैसी समस्या, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस कारण से विभिन्न प्रकार के कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण, या फिर कह सकते हैं कि मुख्य सबका ये ह्रास का कारण है मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होगी, लोगों का मांग बढ़ेगा, उस स्थानों पे लोग क्या करेंगे? हर प्रकार के कार्य क्रियाकलाप करेंगे, तो उससे वहां का क्षेत्रफल, भूमि प्रतिरूप प्रभावित होगा, जो भी संसाधन होगा उसका ह्रास होगा। तो मुख्य रूप से जिम्मेदार इसके लिए जनसंख्या। देखिए दिया है कि भूमि संसाधन का संरक्षण। जब जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण जो वन भूमि है, कृषि योग्य भूमियां हैं, बड़े पैमाने पर इनका विनाश होने लगता है। और इससे क्या होगा कि इस प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर पैदा हो जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड इतना रहेगा तो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण करें, भूमि उद्धार करें, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त एक सामान्य तरीका है। इन सब पे हम रोक लगा करके भूमि के जो क्षरण है या जो उसका अपक्षय अपरदन द्वारा उपजाऊ मृदा बह जा रही है, तो इन सबको हम इन उपायों को अपना करके उनको संरक्षित कर सकते हैं। आगे दिया है मृदा। देखिए जो पृथ्वी के पृष्ठ है, पृष्ठ पे दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जो जैव पदार्थ होते हैं। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से तो होता ही है, उसके साथ साथ जो खनिज होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के द्वारा जब वो मिट्टी में उस चट्टानों के टूट फूट से उसमें मिलता है, तब जाके हमें एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं इसमें कि जो भूस्खलन है, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है भूस्खलन को। यानी कहें कि भूस्खलन में सामान्य रूप से एक कहें कि बहुत बड़ी चट्टान या कहें कि सैलों का ढेर रहता है जो गिरता है पहाड़ी, जो ऊंचे वाले भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है वहां से। ये प्रायः हमें क्या हो सकता है कि भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हुए दिखाई देता है भूस्खलन की घटना। जब कभी भूकंप आता है उस क्षेत्र में, या कभी बाढ़ आ गई, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो भूस्खलन जैसी कहें कि प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिलेगी। और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, यानी कहें कि बहुत विशाल मात्रा में जो मलबे आते हैं, यदि नदी के मार्ग में आके रुक जाते हैं तो उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और बाढ़ जैसी भी समस्या हो सकती है वहां पे। नदी अवरुद्धता के अचानक टूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में भी ध्वंस आ जाता है, जो निचली घाटियों में आवास बने रहते हैं मानव के। आगे है कि पहाड़ी भूभाग में
भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। हमें अधिकांशतः भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो प्रायः वहां के जीवन और संपत्ति को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है और वहां एक यह मुख्य समस्या के रूप में उपस्थित है भूस्खलन। यहाँ दे रहे हैं कि एक वस्तु स्थिति अध्ययन देखते हैं। वस्तु स्थिति अध्ययन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे यहाँ दिया है उदाहरण कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जो एक जिला है में रेकांग पियो के निकट हमें पंजी गांव में एक बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का जो 200 मीटर तक का भाग था वह नष्ट हो गया था इसी भूस्खलन के कारण। और यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन हुआ था और विस्फोटन के कारण क्या हुआ, ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और वहां के गांव आसपास के जो क्षेत्र थे सब क्षतिग्रस्त हो गए और पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था कि और भी आगे हो सकता है कोई ऐसा विनाश हो तो फिर उसे खाली कराया गया। आगे हम देखते हैं दिया है कि न्यूनीकरण क्रियाविधि। न्यूनीकरण यानी किस प्रकार से हम इनको कम न्यूनतम करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक विधियां होती हैं, वैज्ञानिक विधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं, जैसे कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र हम बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है कि नहीं, ये भूस्खलन के लिए काफी क्रिटिकल जोन है या कहें कि प्रभावित क्षेत्र है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आवास नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए जो प्रतिधारित होते हैं दीवार का निर्माण करें। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवारण में वृद्धि, यानी वहां पे वनस्पतियां लगाई जाए। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय भी हमें वहां पे क्रियान्वित करना चाहिए। आगे देखिए हम ये शब्दावली पढ़ते हैं। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय। इसे हम अपक्षय कहते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए मृदा परिच्छेदिका दिया है। मृदा में बहुत सारी परिच्छेदिकाएं होती हैं, ऊपरी परिच्छेदिका, मध्यवर्ती, निचली, कई भागों में बांटा जा सकता है। या कहेंगे जो मिट्टी का निर्माण हमें देखने को मिलता है उसमें कई लेयर होती हैं, कई परतें होती है, परतें ही उनकी परिच्छेदिका कहलाती हैं। देखिए सबसे ऊपरी परत जो है ये किसका बना होता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। उसके नीचे हमें बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा देखने को मिलता है। उसके नीचे अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होता है और उसके नीचे जनक चट्टान, यानी ये सबसे निचली भाग होता है इसके, इसे हम जनक चट्टाने कहते हैं। यानी कि इसे चट्टान के ऊपर और भी जो भी परिच्छेदिकाएं या मृदा के जो लेयर बने हुए दिखाई देते हैं इसी के ऊपर बनते हैं, इसलिए हम इसे जनक चट्टानों के नाम से जानते हैं। यहाँ दिया है कि जो भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है इनका निर्माण, जो मृदा होती है, और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी उसमें खनिज भी है और जो जैविक पदार्थ हैं वो भी हैं, तो हमारे वहां की मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। देखिए यहाँ दिया है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में क्या होता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष। मृदा के देखिए ये विशेषताएं दिया है कि जो जनक शैल होता है, जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उसके बाद उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। यानी जो ढाल वाले क्षेत्र रहते हैं उसमें मृदा का संचयन कम रहता है, उसको निचले वाले भागों में देखें तो मृदा का मिट्टी का संचय अधिक रहता है। उसके साथ वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव उसमें ह्यूमस का निर्माण के दर को प्रभावित करते हैं, ह्यूमस के निर्माण के दर को भी प्रभावित करते हैं। ये सारी चीजें वनस्पतियां, प्राणी, जो उसमें सूक्ष्म जीव मरे होते हैं, ये सारी। आगे है कि जो जलवायु होता है, तापमान, फिर वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी वनस्पतियां, जीव जंतु, सूक्ष्म जो प्राणी जगत है, ये सारे चीजें तो ह्यूमस को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ वहां का जलवायु कैसा है, तापमान कितना है, वर्षा कितना हो रहा है और अपक्षय किस प्रकार से हो रहा है,
और अपक्षय कहेंगे, अपक्षय भी वहाँ के जलवायु, तापमान, वर्षा पे निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें भी ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण के लिए। तो जो समय है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करता है, निश्चित करता है। हम देखते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। देखिए दिया है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जो जलवायु कारक है ये है। पहला तो है कि जो जनक सेल है, जनक सेल कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, और फिर हो गया वहां के जलवायु जो कारक है वो। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में क्या हो सकता है, ये भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी अब वहाँ के जो जनक शैल है उस पर निर्भर करता है, वहाँ की जलवायु कैसी है इस पर निर्भर करता है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकता है। आगे दिया है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। कैसे हम इसका न्यूनीकरण कर सकते हैं और संरक्षण कैसे करें। तो देखिए दिया है कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन के साथ साथ जो उसका क्षरण होता है, ये दो मुख्य खतरे हैं। और मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं वनोन्मूलन, यानी वनों का काट देना, जिस क्षेत्र से वनों का ह्रास हो जाता है। अतिचारण, पशुचारण बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशक है, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, ये सारी चीजें। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सारे कारक जो है मृदा के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां इस प्रकार से हैं। जैसे पहले है मल्च बनाना। मल्च बनाने में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों के बीच अनावरित जो भूमि होती है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से उसे ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता वहां पे रुकी रहे। यानी जो भूमि है, जो खाली है, जो खुली हुई है, अनावरित है, उससे हम क्या करें, उसे प्रवाल से उसे ढक दें ताकि उसकी आर्द्रता उस मिट्टी की बनी रहे। देखिए यहाँ पे दी है वेदिका फार्म। जैसे इस प्रकार से भी मृदा हम संरक्षण करते हैं। वेदिका फार्म यानी सीढ़ीदार जो ढालू क्षेत्र होते हैं, वहां पे सीढ़ीदार हम खेत बनाते हैं। जैसे ढालू हुआ, इस पे सीढ़ियां बना बना के इस पे लोग कृषि करते हैं ताकि मृदा कटाव कम हो। ये समुच्च रेखीय जुताई है। जिस तरह से ढाल रहता है उसके विपरीत मतलब ये जुताई करते हैं ताकि वर्षा तो डायरेक्ट मतलब सीधे वर्षा के ढलान द्वारा या वर्षा के जल के साथ मिट्टी बह के जा ना सके, इसलिए समुच्च जुताई की जाती है। देखिए यहाँ दिया है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म से कैसे हम रोक सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पे ये बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम हो। दूसरा हो गया समुच्च रेखीय जुताई है। ये होता है एक पहाड़ी ढाल पे समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करेगी। रक्षित मेखलाएं, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो तटीय प्रदेशों में हम और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस तरह से जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पे सुंदरी के वृक्ष हम देख सकते हैं, तो वो इसका अच्छा उदाहरण है रक्षक मेखलाओं के रूप में। तटीय भागों में, शुष्क प्रदेशों में देखें तो जैसे राजस्थान मतलब जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उसमें इस प्रकार से रक्षक मेखलाएं यानी पेड़ों की मेखलाएं लगाई जाती हैं ताकि जो हवाएं चले इनसे रुक सके और आगे और न जाकर के वहां पे क्षरण कर सकें। अब दिया है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि आप समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए आप पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती हैं। यहाँ दी है चट्टान बांध। चट्टान बांध में क्या होगा, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, इसमें क्या होगा, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पे भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं कि ताकि वो बीच में भी जो खाली स्थान है उसको भी फसलों द्वारा भर दिया जाता है, उस फसलों के कतारों द्वारा। आगे हम जल देखते हैं। जल भी एक महत्वपूर्ण साधन है, संसाधन है, और संसाधन के साथ साथ ये क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का जो 3/4 भाग है वो जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को हम कहते हैं ना जलीय ग्रह कह सकते हैं, या फिर इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसी वजह से अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसलिए लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढका हुआ है
विविध प्रकार के पौधे, जंतुओं को मदद करता है ये। और महासागरों का जो जल है वो लवणीय खारा जल है, जो कि मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑल जल जो हम देखें स्वच्छ जल तो मात्र 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपने स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर केवल 1% ऑल जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए भी उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जल की मात्रा आगे हम देखते हैं यहाँ जैसे दिया है कि इसलिए जो अलवणीय जल है पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। तो अलवणीय जल ही मानव के लिए पीने के लिए उपयोग किया जाता है, सबसे मूल्यवान है। जल की मात्रा है बहुत अधिक है, लेकिन लवणीय उसमें लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, तो इस वजह से वो मानव उपयोग के लिए उतना संभव नहीं है। इसलिए जल की समस्या हमेशा बनी रहती है, पानी का अभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी पर यदि जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता हमें प्रतीत होती है, क्योंकि देखें तो ये वाष्पीकरण, वर्षण और वाह यानी प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा ये निरंतर गतिशील है। आगे दे रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, यानी वो जो जल का रूप परिवर्तित होता रहता है, सागरों से जल वाष्प, वाष्प बादल, बादल से वर्षा, पुनः फिर सागरों में, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन के लिए भी करता है। और साथ ही साथ किसमें और कुछ जो जल होता है उसका कृषि में करता है। कृषि के साथ साथ उद्योगों में हो गया जल, कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी करता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण जो अलवणीय जल है, जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या हो गई, भोजन हो गया, नगदी फसलों की बढ़ती मांग हो गई, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं देखें तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका में है, पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग हो गया, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो हम अब जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम विश्व में देखें तो आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इसे क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन कैसे संभव होगा। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है नवीकरणीय है, लेकिन यदि हम इसको प्रदूषित कर दे, इसका रख रखाव सही से न करें तो हमारे लिए क्या ही इसका महत्व रह जाएगा। तो इसलिए ये अति उपयोग और प्रदूषण से इसे हमें उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। यदि अति उपयोग करें, प्रदूषण इसमें बहुत ज्यादा फैल जाए तो भी हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। इसी में से अशोधित या आंशिक रूप से जो शोधित वहित मल है, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं हो गई और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से जो अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व ही ये बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम जल को के शुद्ध करने के लिए, फिर जल प्रदूषण पर नियंत्रित करने के लिए सारे उपाय अपना सकते हैं। इसके साथ है कि जो वन है और अन्य जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति आवरण जो धरातलीय प्रवाह होता है इसको मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, यानी रुकेगा और जितना भी अधिक मात्रा में जल रिस करके भूमि के अंदर जाएगा तो हमें भौम जल स्तर भी बढ़ता नजर आएगा। इसमें है कि जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली
जो नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, और रिसाव जो होता है, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को भी रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। फिर आगे दिया है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले जो शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। यानी वाष्पीकरण बहुत अधिक हो रहा है, तापमान बहुत अधिक है, तो जल वाष्पीकृत कुछ मात्रा में हो जाएगा, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, ये ड्रिप द्वारा सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। यानी उतना ही जल दिया जाए जितना कि उस पौधों के लिए आवश्यक है और पौधों को मिल सके। ये नहीं कि जल हमने बहुत सारा सिंचाई कर दिया, पानी भर दिया उसमें, और पता चला कि आधा जल क्या हुआ, वाष्पीकृत बन करके उड़ गया, और मिला कितना, जितने पौधों को चाहिए बस उतना ही। इसलिए उसमें ड्रिप और टपकन विधि का उपयोग करते हैं। सिंचाई की इन विधियों को हम अपना करके जो बहुमूल्य जल संसाधन है इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। आगे है कि जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जैसे स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की जो वस्तुएं थी देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्र की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। फिर हम क्या करेंगे, फिर अध्यापिका ने कहा कि हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश है, वो बांस वहां पे हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, वहां उगाया जाता है। जेस्सी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, और यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि यह रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पे पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति है, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं क्या, जैव मंडल, या कहेंगे जैव मंडल जो है ये स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल तीनों का एक संयुक्त रूप है, जहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतुओं का जीवन देखने को मिलेगा। आगे दे रहा है कि जो जैव मंडल है, तो जैव मंडल सभी जो जीवित जातियां होती हैं, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं एक दूसरे पे, जीव मंडल में ही, जैव मंडल में ही। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं, परितंत्र। यानी सभी प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां, उनकी जातियां एक दूसरे पे अंतर संबंधित, एक दूसरे को प्रभावित कर भी रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो भी रहे हैं। तो जो ये जीवन आधारित तंत्र है, इसे हम कहते हैं परितंत्र। आगे है कि जो वनस्पति और जो वन्य जीवन है बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, जो प्राणी है प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य भी करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, और हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान भी करते हैं वनों द्वारा, जो ये आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों को देखें तो पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनमें आप कुछ और भी हम जोड़ सकते हैं। आगे दे रहा है कि वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हो गए, कीटों में हम देखें तो मधुमक्खी क्या होती है, हमें शहद देती है। फूलों के फिर परागण जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया होगा, ये किंग फिशर हो गई, मछली है, अरे मछली नहीं, चिड़िया है, इसका नाम है। यहाँ दिया है घास स्थल एवं वन, ये भी हमारे लिए इसका भी बहुत महत्व है। तो यही दिया है जो मधुमक्खी होती है हमें शहद देती है, शहद देने के साथ साथ क्या करती है, ये जो फूल होते हैं फूलों के परागण में मदद करती है, और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। जो चिड़िया होती है, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य भी करती है। गिद्ध हम देखते हैं, चिड़िया भी एक अपघटक के रूप में कार्य कर रही है। जो गिद्ध होता है वो जितने भी मृत जीव जंतु हमारे वातावरण में होते हैं उन्हें खाने के कारण ये एक अपमार्जक है, यानी सफाई भी करता है हमारे पर्यावरण का, यानी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है।
आगे है कि इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करते हैं। आगे दिया है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण देखें तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर है। और विश्व के जितने भी वनस्पति है मुख्य प्रकारों में देखें तो 4 वर्गों में रखा जा सकता है। कैसे? एक हो गया वन के अंतर्गत एक वनस्पति को हम रखते हैं, दूसरे को घास स्थल हो गया, और फिर है गुल्म और टुंड्रा। यानी दिया है कि 4 वर्गों में हम रख सकते हैं विश्व के वनस्पतियों को। तो हमें वनस्पतियां सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेंगी? यहाँ देखते हैं जो भारी वर्षा वाले विशालकाय क्षेत्र होते हैं। तो जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में हमें विशाल वृक्ष उगते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष दिखेंगे। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही उग पाएंगे। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो वृक्ष होंगे उनका आकार क्या होगा, छोटा होगा, उनकी सघनता कम होती जाएगी। सामान्य वर्षा वाले जो क्षेत्र होंगे उनमें छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। और शीत जो ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में हम देखें तो क्या होता है, वहां पे तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने की वजह से वहां पे मांस व लाइकेन जैसी वनस्पतियां हमें देखने को मिलेंगी। यदि पिछले 2 शताब्दियों में देखें तो 2 शताब्दियों में जो विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। और बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए हमें क्या होगा, फसलों को उगाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्रफल होते हैं जहाँ से वनों की कटाई कर दी जाती है, विशाल वनों की कटाई करके हटा दिए जाते हैं। और इस वजह से विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता भी है। आवश्यकता न किया जाए तो बहुत सारे वर्षा के रूप में, मृदा अपरदन के रूप में, हमारे कहें कि ऑक्सीजन के अभाव में ये सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इनका उपाय करना आवश्यक है। यदि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण की बात करें तो वन जो है हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, वन है। और साथ ही साथ परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास है नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं, जैसे वनोन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। और आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना है। यानी इससे बहुत ऐसे कुछ खास प्रकार की प्रजाति है, उनका शिकार इतना अधिक कर लिया जाता है कि प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी काफी समस्या के रूप में देखिए। यहाँ एक सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में के वर्षा प्रचुर वन में क्षति, यानी यदि जो तटवर्ती भागों में जो वन है तो सुनामी के द्वारा इनका बहुत मात्रा में विनाश हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों का भी कभी कभी बहुत हमें अधिक मात्रा में विनाश देखने को मिल जाता है। जैसे हमें वर्तमान समय में जो ब्लैक बक है इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, विलुप्त होने के कगार पे ये है। देखिए पशु खाल, इसके चमड़ा, इसके नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इन सब की मांग की वजह से इनका कहें कि गैर कानूनी तरीके से व्यापार किया जाता है। तो ये भी इनके कहें कि समाप्ति के कगार में पहुंचाने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इनमें से कुछ जंतु चीता हो गए, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, ये सारे हैं। और इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो राष्ट्रीय उद्यान जो स्थापित किए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, जैव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। और सकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए इन सब का संरक्षण आवश्यक है। देखिए आगे दिया है कि यदि जो प्रजातियां हैं तो प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। और विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के जो भी प्राकृतिक आवास हैं उनमें उथल पुथल कर दी है। इसमें से बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर स्थित हैं।
यदि हम प्रादेशिक और सामुदायिक रूप से स्तर पर जागरूकता करें, उस प्रकार के कार्यक्रम चलाएं जैसे कि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करें, तो इस प्रकार से हम लोगों में जागरूकता ला सकते हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए। स्कूल के बच्चों को यदि पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके, उनके प्रति आकर्षित हो सके। बहुत से देश क्या करते हैं, पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में भी शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जैसे CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जितने भी क्रिटिकल जो कि खतरे की श्रेणी में है, चाहे वो फौना या फ्लोरा या फिर जंतुओं की प्रजातियां हो या फूल वनस्पतियों की प्रजातियां हो, तो इन सबका हम क्या कर सकते हैं, ये बनाया गया है, एक संगठन है कि स्थापना की गई है ताकि उस प्रकार के जो प्राणी या पक्षी हैं उनको ऐसे सूची तैयार की जाए जो खतरे की श्रेणी में है, तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। यहाँ दिया है चीतलों का झुंड, देखिए चित्र दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। देखिए यहाँ दिया है कि क्या आप जानते हैं CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, इंटरनेशनल एक तरह से कहें कि समझौता है जो देशों के बीच में हुआ है। किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। दिया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो वन्य प्राणी हैं, जो वन्य पौधे हैं, इनके नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। और मोटे तौर पे पशुओं की 5000 प्रजातियां और पौधों की 28000 प्रजातियां रक्षित की गई हैं। इसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं जो इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।